तो ये क्लास 11th एंड 12th का 1 जून यानी कि मंडे इसका क्लास है। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर का क्लास देखेंगे, साथ ही साथ ट्रांसलेशन में जहाँ तक हो गया था मेरे ख्याल से टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड कंटिन्यूअस ये दोनों हो चुका है, तो ग्रामर देखेंगे प्लस टेंस। पहले टेंस ही कर लेते हैं, उसके बाद ग्रामर देखेंगे। आज और कल के क्लास में कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, रीजन मेरे पास अभी तक पीडीएफ नहीं आया बुक का, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा एक्सरसाइज देना है। अभी कोशिश की हम ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करने का, बट मिला नहीं। तो 1-2 दिन पीडीएफ ऊपर करके उसके बाद तब होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें आइडिया नहीं लगेगा कौन सा एक्सरसाइज होमवर्क में देना है, ठीक है। तो आज और कल के क्लास में, नहीं 2 तारीख तक के क्लास में उसमें होमवर्क नहीं मिलेगा, ओनली क्लास है, नोट करना है तुमको, ठीक। पहले हम लोग टेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर ग्रामर क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि क्लास में होता था। पहले ट्रांसलेशन सेक्शन फिर ग्रामर सेक्शन। पहले ट्रांसलेशन सेक्शन ये स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमें याद है लास्ट क्लास जब हम लोग ऑफलाइन क्लास किए थे, इसको पहले यूज करने दो, उस समय प्रेजेंट टेंस का जो थर्ड फॉर्मेट था, थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, राइटिंग इग्नोर करना, इस पर राइटिंग अभी नहीं बन पाता है उतना ज़्यादा, क्योंकि अभी न्यू यूज़ कर रहे हैं इसको, दे दे करके इस पर आदत लग जाता है। ऐसे भी बोर्ड ऐसा राइटिंग तो इस पर हो नहीं सकता है, ठीक है। इस टाइप पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हम लोग ये कर रहे थे। इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखा दिया था गेस, और इसका डेफिनेशन भी लिखा दी थी। तुमको फिर से नोट नहीं करना है, शायद तुम लोग के कॉपी में नोट ही होगा, याद नहीं आ रहा है सर। 23 को लास्ट क्लास तुम लोग का हुआ था ना, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिखा दिए होंगे, जहाँ तक हमें याद है शायद लिखा ही दिए थे डेफिनेशन, अगर लिखा दिए थे तो कोई इशू नहीं है, नहीं होगा तो फिर हम लिखा देंगे, हमें कमेंट में बता देना लिखाए थे कि नहीं। तो हमें जहाँ तक याद है लिखा दिए थे, एंड इसका स्ट्रक्चर भी लिखा दिए थे, ठीक है। स्ट्रक्चर याद होगा किसी को तो? क्या था स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट था और उसके साथ हैज या हैव, और ये पहले ही ऑक्सिलरी वर्ब जब हम लोग वर्ब सेक्शन कर रहे थे उस समय बताए थे कि इफ हैज और हैव वर्क्स लाइक एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है मान लो, तो उसमें हमेशा उसके साथ वर्ब 3 का प्रयोग होता है, बताए थे। हैज और हैव ये दोनों ऐसा वर्ब है जो एक साथ ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, ये भी बोलते हैं। इसको ही मेन वर्ब भी बोला जाता है, पता ही होगा, ये तो बता ही चुके हैं। जब हम लोग वर्ब चैप्टर कर रहे थे ग्रामर में, उस समय बताए थे हैज हैव जब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब सबको पता ही है, इसको दूसरे नाम में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सभी लोग हेल्पिंग वर्ब ही इसको कहा करते हैं, लेकिन ग्रामर के एक्चुअली में एक प्रकार से समझो ऑफिशियल नेम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जानते हैं हम लोग इसे। क्वेश्चंस वगैरह भी ज़्यादातर रिलेट ऑक्सिलरी वर्ब से ही होगा, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो इतना पता है जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा तब इसके साथ हमेशा वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा ये यूज होगा, इतना पता है। एंड मेन वर्ब के रूप में जब वर्क करता है ये, तो मेन वर्ब के रूप में हम बताए थे कि इसका अर्थ होता है पास होना, ठीक है, या रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए पता ही है, जैसे मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, ये वाला जो बताए थे वो उस समय अगर हम बोलते हैं मेरे पास एक मान लो कलम है, आई हैव अ पेन, यहाँ पे अगर ये जो हैव जो वर्ड देख रहे हैं तुम, ये है, और दूसरा हम अगर साइड में लिखे आई हैव मान लो ब्रोकन द ग्लास, आई हैव ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, दोनों जगह पे हैव ही लगा हुआ, लेकिन ये दोनों हैव डिफरेंट है, ये समझना पड़ेगा तुम्हें। इसमें सबसे पहले हैज हैव का जो यूज करेंगे उसमें ये चीज समझना कि ये दोनों जो हैज हैव यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्ब है। ये हैव जो यहाँ पे लगा हुआ है आई हैव अ पेन में, ये हैव तुम्हारा कौन सा वर्ब है? ये लेक्सिकल वर्ब है, जिसे मेन वर्ब भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये वाला हैव आई हैव ब्रोकन द ग्लास, क्योंकि हैव के बाद देखो वर्ब 3 का फॉर्म यूज हुआ है, ठीक। अच्छा ये क्यों लेक्सिकल वर्ब है? रीजन क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब है ही नहीं। तुम सोचो हैव के अलावा, ठीक है, मतलब हैव के अलावा, हैव एक वर्ब है इतना तो पता ही है, इसके अलावा कौन वर्ब है? आई तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन के रूप में वो कर रहा है, ए आर्टिकल है, पेन क्या है? नाउन है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। जब कोई वर्ब नहीं होता है तो पता होगा जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब की तरह ट्रीट करने लग जाता है,
ऐसा होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जस्ट लाइक कि अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल के अब्सेंस में, ठीक है, या मान लो कोई भी एक प्रकार से कोई क्षेत्र है जिसमें कार्यभार के लिए कोई 2 पद नियुक्त किया गया, जैसे होते हैं ना स्टेट में भी, एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होते हैं। हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, वो अलग पॉइंट हो जाएगा, लेकिन उनके अनुपस्थिति में वो कार्य संभाल सकते हैं। जैसे अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल एब्सेंट हैं, आज नहीं आए हुए हैं, तो उनके जगह पे कार्यभार कौन संभालेंगे? वाइस प्रिंसिपल, ये बताए हुए हैं। तो उस समय वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे समझो, अगर किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब नहीं है, यानी कोई वर्ब ही नहीं है, उस केस में अगर उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब भी अगर तुम्हें दिख रहा है, वो भी मेन वर्ब की तौर पे काम करेगा, उसको उस समय मेन वर्ब ही कहेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हैज ऐप को साइड में हटाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझो। अगर हम लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, एंड सेकंड मेरा जो सेंटेंस है वो है आई एम, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए, हम लिखते हैं आई एम राइटिंग। ठीक है, आई एम राइटिंग। यहाँ पे देखो इस केस में जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था, फर्स्ट वाले में देखो आई एम अ स्टूडेंट, इसमें देखो आई तो हो गया यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, पता ही ये तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है, पी से इंडिकेट कर देते हैं इसको। ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, ए से इंडिकेट कर दे रहा है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट क्या है? नाउन। बताओ इसमें कोई वर्ब है तुमको दिख रहा है? नहीं। उस समय ये एम भले हेल्पिंग वर्ब के रूप में तुम इसे जान रहा है, बट ये एम किस रूप में वर्क करेगा? ये मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब की तरह काम करेगा। एंड लुक एट द सेकंड सेंटेंस, दूसरे में देखो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ एम जो लगा हुआ है, ठीक, ये तो एक वर्ब है ही, साथ में इसके बाद क्या लिखा हुआ? राइटिंग। राइटिंग भी एक वर्ब है, तुम्हें पता है, ठीक। अब इस केस में राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है, तुम्हें मालूम है राइटिंग मेन वर्ब है। चूंकि इसमें पहले से मेन वर्ब मौजूद है, उस समय ये जो एम होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब होगा। उस केस में ऑक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन अगर पहले के सेंटेंस में देखो, उसमें चूंकि मेन वर्ब एक भी है ही नहीं, यही मेन वर्ब के रूप में वर्क करेगा। यही हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है जब का यूज करते हैं वो मेन वर्ब वाला नहीं होता, ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक मेन वर्ब यूज होता है और वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हमेशा याद रखना ये चीज़। हालांकि हम ऑलरेडी लिखा चुका है यूजेज ऑफ, आई थिंक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज लिखा रहे थे, उसमें लिखा थे डू का प्रयोग एंड हैज हैव का, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, हैज हैव हो या हैड हो, हैज हैव का कोई भी फॉर्म हो, इतना तो पता ही होगा उसके साथ यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री, और उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई कॉम्प्लीमेंट है तो ये यूज करता है। ये हम लिखाए थे क्या इसका स्ट्रक्चर, आई थिंक ये लिखा होगा तुम लोग, ठीक है। ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था। कितना देर हो गया? क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है तुम लोग का, 8 मिनट हो गए। तुम लोग का क्लास मुश्किल से 15 या 20 मिनट का हुआ करेगा, समझ गया? उतना में ही तुम लोग को उतारना भी है, उतार करके समझो 40 मिनट का तुम लोग का क्लास हो जाएगा। उतना लंबा क्लास नहीं ले पाएंगे, हम लोगों को पता है ये कंडीशन। लोगों को पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं हाँ, तो अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। हम लोग इसका एग्जाम्पल नहीं देखे थे, शायद स्ट्रक्चर तक लिखा दिए थे, और कब यूज होगा, कैसा रहेगा सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा वो लिखाए थे। हम क्या बताए थे? यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ इत्यादि ऐसे टाइप के वर्ड्स हों, या फिर लास्ट में जो आकार की मात्रा लगा रहता है, आ है ऐसा करके जो लिखा रहता है, ठीक है, ई है, या फिर इसी टाइप में जो लास्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है, और इससे ये मान लो डिस्क्राइब होता है कि कोई जो वर्क है वो प्रेजेंट में, वर्तमान में, रिसेंटली अभी का ही बात है, वो डन हुआ है, मान लो खत्म हुआ है, ठीक है। जैसे कहते हैं मैं पी चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैंने देखा है, एक्सेट्रा, ये सभी प्रेजेंट टाइप का ही ये बात लग रहा होता है। इस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये सब बता चुका है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, पता ही तुम लोगों को कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहले कौन सा देखते हैं हम लोग, बताओ? अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव देखते हैं। एंड ये अफर्मेटिव निगेटिव पता है असर्टिव वाले केस में आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी 2 फॉर्म होता है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देखते हैं। देन उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी जो WH वाला इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, WH वर्ड वाला, उसको देखते हैं। 1 बाय 1 करके सभी का एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले कुछ हिंदी एग्जाम्पल लिख लें, जैसे रुक जाओ, स्ट्रक्चर तुम लोग लिखा ही है ना,
इसको हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो लिख ही देते हैं। रुको साइड में अगर जगह हो हमें। जैसे आसान वर्ड से पहले स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग अचानक से लेंदी जो सेंटेंस है उस पर नहीं बढ़ेंगे, वन बाय वन करके बढ़ेंगे। पहले एकदम इजी वर्ड दे रहे हैं तो तुम सभी से बन जाएगा, ठीक है। एंड ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ क्लास 12th वाला इसको करेगा 11th वाला करेगा, दोनों का है, दोनों ऐसा ऐसा टॉपिक है, कोई भी इशू नहीं होने वाला इसमें। कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं आसान वाला, जैसे मैं पहले चुका हूँ टाइप वाला सेंटेंस लिखते हैं, तब लास्ट में आ है ये सब वाला सेंटेंस भी लिखेंगे। पहले चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ये सब वाला देख लेते हैं, ये सबसे इजी होता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, ठीक है। और कुछ सेंटेंस जैसे वही लोग आ चुके हैं। देखो जिसको क्लास स्लो लगेगा हमें यहाँ स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबको नज़र में रख के हमें चलना पड़ता है। जिसको क्लास स्लो लगेगा वो 1.25x या 1.5x में तुम लोग क्लास कर लेना, ठीक है। स्पीड होता है यूट्यूब पे बढ़ाने का, वो कर लेना, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्लास खत्म, ठीक। तीसरा ले लेते हैं, जैसे वह मान लो खेल चुका है, ठीक है। सीता गा चुकी है, या सीता गाना गा चुकी है, गाना गा चुकी है। एंड एक और सेंटेंस लिख देते हैं, मान लो हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम पत्र लिख चुके हो। ये सब बेसिक सेंटेंस हुआ, इससे काम नहीं चलने वाला, ये सब तो स्टार्टिंग में लिखाते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे लॉन्ग सेंटेंसेस भी लेंगे। बेसिक के लिए बस ये है, तुम पत्र लिख चुके हो, ये सब एफर्मेटिव का बेसिक। अब इतना में समझ जाना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा पाएंगे, ऑफलाइन क्लास में तो बहुत ज़्यादा लिखा देते थे, यहाँ टाइम नहीं है, मैनेज करना पड़ेगा इतना भी, तो लिखने में इसमें नहीं बन रहा है उतना ज़्यादा, जितना बोर्ड पे स्मूथली लिख पा रहे हैं तो कितना धीरे लिखने में बनता है। तुम पत्र लिख चुके हो, ज़्यादा दिन हुआ नहीं इसको यूज़ करते हो, ठीक है। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। वेट सबसे पहला मैं खा चुका हूँ, बनाने का स्ट्रक्चर सिंपल है, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं, बताइए मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई, सबको पता है। आई के साथ क्या लगेगा बताए थे, आई हो, यू हो, ठीक है, दे हो, या कोई भी मान लो प्लूरल फॉर्म, इन सभी के साथ बताइए क्या लगता है, हैव लगता है। एंड ही सी इट, कोई नेम हो या कोई सिंगुलर फॉर्म हो उसके साथ हैज लगे, इतना तो सबको पता है। मैं खा चुका हूँ, आई के साथ क्या लगा हुआ, तो हैज में से हैव, आई हैव। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ आगे स्ट्रक्चर में, वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कौन है, खाना, ठीक है। टू ईट ये वर्ब है, टू ईट वर्ब जो है इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट का ईटन। बताओ पूरा अभी तक में एटलीस्ट जहाँ तक हमें याद है कम से कम मोर देन 50 तो वर्ब फॉर्म तो याद करवा ही चुके होंगे, अभी तो और याद करवा ही रहे थे, बट यहाँ आना पड़ा हमें। उसमें इट तो आ ही गया होगा, नहीं भी आया होगा हम लिखा ही तो होंगे, कभी न कभी देखा ही होगा। इट का वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, देखो फर्स्ट फॉर्म पता ही है, इट जो वर्ब है, इट वर्ब का पूरा वर्ब क्या होता है, टू इट, ये फुल वर्ब हुआ, टू इट जो होगा ये फुल वर्ब हुआ। इसका वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है, इट, दूसरा फॉर्म इट, तीसरा फॉर्म ईटन, चौथा ईटिंग, पांचवा इट्स, इतना मालूम है सबको। यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होगा, इट का तीसरा फॉर्म यूज होगा, इट का क्या हो जाएगा, ईटन, आई हैव ईटन, दैट्स इट, सिंपल है। अब इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब इतना तुम लोग खुद समझदार, इतना भी इंग्लिश में वीक नहीं है। देखो वे लोग आ चुके हैं, दे के साथ क्या लगेगा, हैज के हैव लगेगा, दे हैव। आना का कम, कम का जो वर्ब, कम वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये भी क्या होता है, कम ही होता है, दे हैव कम। वह खेल चुका है, वह, ही के साथ ऑब्वियसली बात है हैज लगेगा, ही हैज प्लेड, ठीक है, ही हैज प्लेड। सीता गाना गा चुकी है, सीता हैज, सीता के साथ है लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गाना का, सिंग, सैंग, संग, क्या होता है, संग। सी हैज संग, क्या गाई है, गाना, ऑब्जेक्टिव है ना इसमें, ठीक है, सी हैज संग अ सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, वी के साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है। पढ़ना क्या होता है, रेड, 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 और तीसरा भी क्या होता है, रेड ही होता है, ठीक है। बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, रेड इसको हम लोग पढ़ते हैं, RED, रेड वाला रेड नहीं, ठीक है, रेड ही में थोड़ा सा हल्का सा एक अर्थ आता है, तो प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से पढ़ना। वह रेड, वह रेड, रेड भी नहीं, ठीक है, रीड भी नहीं, वह रेड,
ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तुम पत्र लिख चुके हो आगे यू यू के साथ क्या हो जाएगा, हैव लगेगा। यू हैव लिखना क्या था, राइट। राइट का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, रिटन। यू हैव रिटन क्या लिखा है, पत्र। पत्र का क्या होगा, अ लेटर। यू हैव रिटन अ लेटर। ये होगा इसका अफर्मेटिव फॉर्म। ठीक है, तो इसको जल्दी से यहाँ पे वीडियो को रोको, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और ये जल्दी से पूरा जितना भी लिखे उतार लो। उसको उतार लिया, टाइम देखना पड़ेगा हमको, ग्रामर भी नहीं पढ़ाना है। ये ग्रामर का फॉर्म नहीं है, इसको ट्रांसलेशन वाले कॉपी में उतारना। जो ट्रांसलेशन का अलग सेक्शन है उसमें उतारना, ग्रामर वाले में नहीं। टाइम हो गया 15 मिनट, अब नहीं करा पाएंगे। प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग और अगले क्लास में देखेंगे। और हाँ, होमवर्क आज नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों से होमवर्क तुम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम बुक का इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि पता है नहीं कौन सा एक्सरसाइज होगा। इसको यही रहने देते हैं। ये जो केस जितना भी लिखा है ये सब अफर्मेटिव केस था, फिर इसका निगेटिव केस देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर WH, फिर उसी में एडवांस केस देखेंगे, बड़ा बड़ा जो वर्ड होगा। ठीक है वो सब देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। वेट, एक मिनट, अगले पेज पे मुझे जाने दो। ठीक है, ग्रामर में बताए थे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं, नाउन प्रोनाउन ये सब हो चुका है। ठीक है, एडजेक्टिव भी हो चुका है। बोले थे प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे तो स्टार्ट भी नहीं कर पाए थे। तो कॉपी में एक नया चैप्टर लिखो, अगर जिस पेज में लिख रहा है अगले पेज में एकदम फ्रेश पेज में नया चैप्टर का नाम लिखो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चैप्टर का नाम लिखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कितना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को लेकर के, वो है टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस, इससे ऑलमोस्ट 12 ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, मिनिमम हम बता रहे हैं 12 प्लस इससे आता है टाइम एंड टेंस। ठीक है, उसके बाद जो बारी आता है वो प्रीपोजिशन का ही आता है। उसके बाद ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था बताइए, टाइम एंड टेंस है। 12 से अधिक ऑब्जेक्टिव खाली इस चैप्टर से आता है। प्रीपोजिशन से भी मिनिमम 8 आता ही आता है, 8 प्लस ही आता है, कम से कम आएगा तो 8 आता है। ठीक है, अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर बिहार बोर्ड को कुछ हो, वो चेंज कर दे इस चीज़ को, कम दे या ज़्यादा दे, लेकिन अभी तक जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसमें लगभग 8 के आसपास प्रीपोजिशन से आता ही आता है। तो ये दोनों चैप्टर देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही काम तुमको प्रीपोजिशन चैप्टर नहीं आएगा, इवन आफ्टर 12th तुम कुछ भी करेगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करेगा, कोई भी एग्जामिनेशन का, प्रीपोजिशन पीछा नहीं छोड़ने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना, तुमको मतलब बहुत आगे टाइम तक काम आने वाला है। यहीं से 12th में ही नहीं, 12th में तो काम आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर 12th भी तुम्हें काम आएगा। तो चैप्टर का नाम लिखो जल्दी से, लिख लिया। अब ये क्या है प्रीपोजिशन, इंग्लिश में परिभाषा लिखा है कि हिंदी में, देखो सुन तो सकते नहीं तुम लोग आवाज में, इंग्लिश में समझेगा कि नहीं, अभी हिंदी में ही लिखो अभी डेफिनेशन इसका, फिर स्टार्ट करते फिर बताते क्या है। सुनकर लिखना है, इतना बड़ा हम नहीं लिख पाएंगे, लिख सकते हैं लेकिन कौन उतना, पता ही हम कितना आलसी है। स्टार्ट लिखो, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, लिख लिया, साथ में लिखते चलो। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, कॉमा, कॉमा दिया, उस कॉमा देने के बाद लिखना है उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में मौजूद, वाक्य में मौजूद अन्य शब्दों से कराता है, वाक्य में मौजूद अन्य शब्दों से कराता है। ठीक है,
तो प्रीपोजिशन कह सकता है काइंड ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज होता है। जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर के उस पूरे सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बिसाइड जितने भी और भी उसमें शब्द हैं, ठीक है, उसका रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वाक्य में मौजूद अन्य वर्ड से ये कराता है। इस प्रीपोजिशन का काम ये है, ठीक है। जनरली ये नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। क्या है प्रीपोजिशन? एग्जाम्पल के लिए अगर बताए, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आई एम, जैसे मैं अभी कोई नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ, नहीं इसमें तो नहीं आएगा। जैसे मैं अपने कमरे में हूँ, ठीक है, आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई रूम। यहाँ पे देखो, ये जो शब्द तुम देख पा रहे हैं इन, ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि ये जो इन जो वर्ड है, ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या, ठीक है, ये जो माई शब्द है प्रोनाउन है। सर नहीं, माई शब्द नहीं, माइन शब्द होता था ना प्रोनाउन, बताए थे नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट जो केस होता है एक प्रकार समझो, ऑब्जेक्टिव केस, उस केस के अकॉर्डिंग अगर किसी वर्ड के पहले, वर्ड के बाद नाउन का यूज हुआ है तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा। जैसे इस केस में देखो, ये जो माई है, माई के बाद क्या है, ये एक नाउन है, रूम है, ये फिलहाल यहाँ काम करेगा किस रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में, इतना तो पता नहीं, किसी एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा। फिर इसका डेफिनेशन में क्यों नहीं लिखा जाता है? किसी भी एंटिटी के पहले अगर ये यूज होगा, देखो माई रूम, ये इकट्ठा, ये पूरा का पूरा एक सिंगल नाउन की तरह वर्क कर रहा है। माई रूम, ये जो शब्द देख पा रहा है, इस वजह से इसके डेफिनेशन में एडजेक्टिव वर्ड ना यूज होते हुए भी इसको एडजेक्टिव को डिनोट करना पड़ता है। बात एक ही होता है, सही समझो। खैर, ये जो इन शब्द है, ये आई का जो रिलेशन है ये रूम से कराता है, ठीक है। आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूँ। जैसे अ प्लेट इज ऑन द टेबल, प्लेट क्या है, टेबल पर है, रखा हुआ, ठीक है, मान लो प्लेट टेबल पर रखा हुआ। ये जो ऑन शब्द है, ये इस प्लेट का संबंध टेबल से करा रहा है, क्या है, तो उस टेबल पर रखा हुआ है, रिलेट करा रहा है इसको। नेक्स्ट अगर कुछ एग्जांपल का बात करें, जैसे अ फ्रॉग जंप्ड, फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। एक मेढक नदी में कूद गया, सिंपल सी बात है। मन में क्वेश्चन आएगा, सर नदी में कूद गया तो मे का इंग्लिश इन होना चाहिए, यहाँ पे इनटू क्यों? यही सब प्रीपोजिशन में पढ़ने वाले, ये सब बेसिक जो डिफरेंस है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, इनटू होगा, ठीक है। इन और इनटू में डिफरेंस भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, कई बार आया होगा, देखा होगा। क्यों इनटू शब्द, ये फ्रॉग का रिलेशन रिवर से करा रहा है, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन। इनफैक्ट तुम लोग को एक पीडीएफ हम प्रोवाइड करने वाला है, हम अभी ओपन करके रखे थे, किधर गया, एक मिनट, ये रहा। ये जो है तुम लोग को ये नोट्स मिलेगा, कलर एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये दिख रहा है, एस अकेडमी इंग्लिश ग्रामर नोट्स, ये प्रीपोजिशन का नोट्स है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जिसके कुछ फिक्स रूल है कि ये इनके साथ प्रयोग होता है। उनकी संख्या लगभग समझो 25 से 28 है, मतलब 25 से 28 नंबर नहीं है उसका, मतलब 25 से 28 पॉइंट्स है, जैसे एक ही में आ जाएगा 3-4, ठीक। तो 25 से 28 लगभग पॉइंट लिखाएंगे ऐसा, जिन एडजेक्टिव का तो सॉरी, जिन प्रीपोजिशन का एक फिक्स यूज है, बाकी सभी का फिक्स यूज नहीं है, ठीक है, उसका कोई रूल नहीं है, उसके साथ वो लगता है, वो तुमको याद करना पड़ेगा। जो तुमको याद करना पड़ेगा, देखो उसका हम पूरा लिस्ट बना दिए, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। हालांकि आसान है नहीं, यहाँ देखो A to Z करके पूरा का पूरा, ये जो ए वर्ड है, ए वर्ड वाले जितने भी वर्ड है उनके साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जैसे यहाँ देखो, अब्सेंट फ्रॉम, परहेज करना, अब्सेंट के साथ क्या लग रहा है, फ्रॉम लग रहा है, एडहेयर के साथ टू लग रहा है, एडेप्ट के साथ टू लग रहा है, ये तुमको याद ही करना पड़ेगा, एडेप्ट के साथ टू लगता है। हाँ, इनमें से भी कुछ कुछ रूल्स होंगे, जैसे अगर देखोगे एंग्री, एंग्री के साथ क्या लग रहा है, एट, और जो एंग्री है, एंग्री के साथ क्या लग रहा है, विथ भी लग रहा है। अगर हम किसी बात पे गुस्सा होते हैं तो एंग्री एट लिखते हैं, ठीक है, और किसी इंसान से अगर गुस्सा होते हैं तो एंग्री के साथ विथ लगता है। तो ये सब तुमको याद करना पड़ेगा। इसका हम पूरा का पूरा ये असाइनमेंट बना दिए, तुम लोग असाइनमेंट है, जल्दी ही मिल जाएगा, ग्रुप में हम भेज देंगे, या फिर जिसको नहीं मिल पाएगा, जो ग्रुप में नहीं जुटा हुआ, ऐसे भी हम भेज देंगे। ये पूरा का पूरा तुमको याद करना है, इसके लिए कोई रूल्स वगैरह उतना नहीं है, बाकी जितने भी रूल्स है वो हम क्लास में करा देंगे, आने के बाद प्रोजेक्टर पे कनेक्ट करके ये सारा रूल्स इसका तो बताएंगे।
अभी हम लोग को देखना है उन प्रीपोजिशंस के बारे में। अभी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं ये सब भी आएगा उसमें, लेकिन उन प्रीपोजिशंस के बारे में देखेंगे जिनका एक कोई फिक्स रूल है, जिनको तुम एक बार पढ़ो तो तुमको रटना उसको नहीं पड़ेगा, बस रूल याद करो ये कर लेगा। बाकी ये वाला जो ये तुमको याद ही करना पड़ेगा, इसमें हर जगह रूल वर्क ही नहीं करते। कितना सारा वर्ड है, अगर इन सब का 1 बाय 1 करके रूल लिखाया जाए तो पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा हो जाए। तो इतने सारे वर्ड, सैकड़ों वर्ड है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, इनमें से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहेगा बताओ इसमें क्या लगेगा, डैश दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये याद करना है प्रीपोजिशन, इसलिए इतना ये खास चैप्टर है। बहुत लोगों को इस वजह से पसंद ही नहीं आता कि A to Z इतने सारे वर्ड है। हालांकि इतने ही वर्ड नहीं है, ये तो वो वर्ड है जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इससे भी ज़्यादा वर्ड वो देंगे तो और इससे भी ज़्यादा हो जाएगा जितना ज़्यादा वर्ड है। तो ये याद करना, ये PDF जो मिलेगा प्रीपोजिशन का, इससे तुमको पता चलेगा किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। ये याद करने वाला सेक्शन होगा प्रीपोजिशन का। जो सेक्शन याद नहीं करना है उनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी, ठीक है। वह याद करने वाला PDF दे देंगे, छपा लेगा आराम से, और जो जो याद नहीं करने वाला रूल वाला है वो देखेंगे। उनमें जो पहला रूल है, इतना आज हो पाएगा कि नहीं, 26 मिनट हो गया, आज नहीं हो पाएगा। प्रीपोजिशन का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में 2 तारीख वाले क्लास यानी मंगलवार को प्रीपोजिशन का जो जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिनमें कुछ कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनका कोई फिक्स रूल है, 1 बाय 1 करके सभी प्रीपोजिशन को देखेंगे, ठीक है। बाकी ये PDF तो तुमको मिल ही जाएगा, उसको भी छपा लेना। तो आज की क्लास में हम लोग टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है। हाँ, क्लास आज ज़्यादा नहीं हो पाया, फर्स्ट क्लास है तुम लोग का। कल के क्लास में देखेंगे, परसों से तुम लोग को होमवर्क भी मिला करेगा। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बंद कर सकते हैं तुम लोग।